हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं ज्योग्राफी की इस क्लास में। मेरा आज का टॉपिक है कि मोशन ऑफ अर्थ। पृथ्वी कितनी प्रकार की गति करती है और किस प्रकार गति करती है। इन मोशन के दौरान क्या सिचुएशन पैदा होती हैं और उनके क्या परिणाम होते हैं, और इनसे संबंधित क्या ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ अपनी किस प्रकार से गति करती है यह जानने से पूर्व हम यह बिल्कुल आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप यह जान रहे होंगे कि अपने अर्थ का शेप एंड साइज क्या है। अपने अर्थ में किस प्रकार इमेजिनरी लाइन इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे, नॉर्थ 23.5 डिग्री पे जो टॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 डिग्री नीचे मतलब साउथ की तरफ जो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी कि मकर रेखा है। ये सारी चीजें आप जान रहे हैं। उसके बाद हम फिर से आपको बताएंगे कि मोशन आखिरकार अपनी पृथ्वी करती किस प्रकार है। जैसे प्राचीन काल में हम लोगों के माइंड में ऐसा बना हुआ था कि अर्थ सन के अराउंड मूव नहीं करती, बल्कि सन अर्थ के अराउंड मूव करता है। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा शोध के बाद पता चला कि सन नहीं बल्कि अर्थ ही सन के अराउंड मूव करती है। लेकिन क्या यही एक ही प्रकार की सन की गति है? नहीं। अर्थ की गति है? बिल्कुल नहीं। इसके अतिरिक्त भी अर्थ की एक गति है जो अपने एक्सिस के अराउंड अर्थ घूमती है। तो यही मेनली दो प्रकार की गतियां हैं, दो प्रकार का मोशन है जो अर्थ करती है, जो कि नंबर 1 है रोटेशन एंड सेकंड है रिवोल्यूशन। रोटेशन मीन्स घूर्णन गति, घूर्णन गति। रिवोल्यूशन मीन्स परिक्रमण गति। अब हम बारी बारी से यह देखेंगे कि आखिर ये रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है। रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन। रोटेशन का मतलब होता है कि पृथ्वी की ऐसी गति जो अपने एक्सिस के अराउंड होती है। जैसे आपने देखा होगा कि लट्टू कैसे अपनी कील पे घूमता रहता है चारों तरफ, पृथ्वी इस प्रकार की गति करती है। और इस गति का परिणाम होता है कि जो दिन और रात होते हैं, इसी कारण घूर्णन गति, यह गति पृथ्वी अपने एक्सिस पे करती है। किस प्रकार करती है? लट्टू की तरह। और यह गति, इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। एक दिन में एक चक्कर से तात्पर्य है इस गति को पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। और इस गति का ही परिणाम होता है कि जो दिन और रात होते हैं ये 24 घंटे के होते हैं। जो सेकेंड मोशन है इसका, वो है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। परिक्रमण से तात्पर्य है कि पृथ्वी की ऐसी गति जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती। परिक्रमा आपने हवन कुंड की किया होगा। जैसे आप किसी यज्ञ में जाते हैं तो आप यज्ञ के मंडप की परिक्रमा करते हैं, यानी कि आप किसी पॉइंट को एक अपना केंद्र बिंदु मान के उसके चारों तरफ घूमते हैं। जैसे सन को अपना केंद्र बिंदु मान के अर्थ उसके चारों तरफ घूमती है। यह गति पूरा करने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और इसी कारण से ये 6 घंटा ही हर चौथे साल जाके एक दिन बना लेता है। इसीलिए हर चौथा साल लीप ईयर बन जाता है। अब हम थोड़ा सा ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये गतियां करते समय पृथ्वी की स्थिति होती किस प्रकार की है। जैसे ये सन है,
इसके चारों तरफ दीर्घवृत्तीय कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगाती है। दीर्घवृत्तीय कक्षा में जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी हमेशा बराबर नहीं रहती। इसके बीच की दूरी कभी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो माध्य दूरी है वो ये माध्य दूरी हम लोगों ने इसको पढ़ा है 14.98 करोड़ किलोमीटर। लेकिन इस दौरान इसकी दूरी में परिवर्तन आता रहता है, जिसके कारण पृथ्वी जो न्यूनतम दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच की होती है, यह स्थिति आती है 3 जनवरी को, जिस दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हो जाती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। और ऐसा भी दिन आता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, यह दूरी मैक्सिमम बढ़ के हो जाती है, यह मिनिमम है, ये मैक्सिमम है 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये जो औसत दूरी है ये एवरेज डिस्टेंस है, ये इनका और इनका एवरेज होती है। और इस गति के दौरान आपने ये भी देखा होगा कि ठंडियों में जो है दिन छोटे होने लगते हैं, गर्मियों में दिन बड़े होने लगते हैं। इसका क्या कारण है ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ की जो सेकेंड मोशन है रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन करते टाइम ये है अपना सन, इसके अराउंड अर्थ मूव कर रही है। इस अर्थ को मूव करने में हमने जैसा कि पहले ही बताया कि 1 साल का समय लगता है, 365 दिन 6 घंटे का समय, क्योंकि ये टोटल 12 महीने का समय लेती है और 4 स्थितियां मेनली बनती हैं। जो कि 3-3 महीने के अंतराल पे होती है। सबसे पहली बार यह पॉइंट, यह पॉइंट, यह पॉइंट और यह पॉइंट, यह समय हमने लिया 21 मार्च का। 21 मार्च वह दिन है जिस दिन सूर्य की किरणें बिल्कुल भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती है, इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं। और इसका क्या परिणाम होता है, बिल्कुल अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के इक्वेटर पर पड़ेगा जिस दिन, उस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर दोनों में बराबर प्रकाश जाएगा। और दोनों में अगर बराबर प्रकाश जाएगा तो दिन और रात की स्थिति समान आएगी। और दिन और रात का जब समय समान आता है तो इस स्थिति को हम लोग इक्विनॉक्स कहते हैं और हिंदी में विषु कहते हैं। और 21 मार्च के दिन को हम लोग बोलते हैं बसंत विषु। और यह सेम स्थिति रिपीट करता है सूर्य 23 सितंबर को, इसको बोला जाता है शरद विषु। लेकिन हमने आपसे ये बताया था कि ये सारी तिथियां 3-3 महीने के अंतराल पे आती हैं, तो ये किस प्रकार की आती हैं। जैसे ये मार्च, हमने मार्च किया, इसके बाद अप्रैल, मई, जून, फिर आता है 21 जून का समय। 21 जून वह समय है जिस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणों के लंबवत पड़ने का बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि जो दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है वही दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, जो कि आता है 22 दिसंबर। क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें -23 डिग्री साउथ, यानी कि जो कि मकर रेखा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस पर लंबवत पड़ती है। यानी कि इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं,
जैसे 22 दिसंबर की डेट है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो गर्मियों के दिन में मनाया जाता है। गर्मियों के दिन का मतलब सूर्य उस टाइम पे चमक रहा होता है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में चमकने का बिल्कुल सा मतलब है कि ये 0 डिग्री से नीचे चमक रहा होगा, यानी कि 23.5 डिग्री पर सीधा बिल्कुल लंबवत चमकता है 22 दिसंबर के दिन। 21 जून के दिन बिल्कुल परपेंडिकुलर चमकता है टॉपिक ऑफ कैंसर पर, यानी कर्क रेखा पर। और ये दोनों स्थितियां जो शरद विषु वसंत विषु की स्थिति, इक्विनॉक्स की स्थिति को हमने बताया, इस सिचुएशन में ये होता है कि दिन और रात की स्थिति दोनों गोलार्धों में समान होती है। और 21 जून के दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, यानी कि मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट है, और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने का सीधा सा मतलब है कि वह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। यह रहा आज का हमारा टॉपिक, और इसको हम थोड़ा सा फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने ये देखा कि अर्थ की मोशन क्या है, अर्थ कितने प्रकार से मोशन करता है, रोटेशन, रिवोल्यूशन। रोटेशन अपने अक्ष की परितः घूमता है बिल्कुल लट्टू की तरह, टॉप की तरह। और रिवोल्यूशन मतलब परिक्रमण, सूर्य के चारों तरफ घूमता है, जैसे हमने अमर कुंड की परिक्रमा की थी। उसके बाद हमने पढ़ा कि घूर्णन क्या है, अपने अक्ष पे घूमने की सीमा 24 घंटे, और जो परिक्रमण है वो 365 दिन 6 घंटे लगता है। फिर हमने देखा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कैसे घट रही है और कैसे बढ़ रही है। घटने के बाद कैसे हो जा रही है 14.7 करोड़ किलोमीटर, बढ़ने के बाद हो जा रही है 15.2 करोड़ किलोमीटर। लेकिन अगर माध्य दूरी पूछा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, तो वो आती है 14.98, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर माना जाता है। फिर हमने देखा कि कैसे 4 स्थितियों को हमने डिस्कस किया कि 21 मार्च से शुरू होकर 3-3 महीने के अंतराल पे पूरा साल सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती रहती है और 365 दिन का समय पूरा करती है। 21 मार्च के दिन सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं बिल्कुल विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर पड़ती है। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन का टाइमिंग होता है वो बराबर होता है। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में, यानी कि कर्क रेखा पर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, वहां पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है। यहाँ पर 21 जून का जो समय होगा वहां पर सूर्य परपेंडिकुलर चमक रहा है और दिन सबसे बड़ा होगा। और जो 21 जून का सबसे बड़ा दिन होगा वही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, और जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा वही उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। उसके बाद हमने 2 विषु की बात की। अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, जैसे मार्च का मंथ होता है वो बसंत ऋतु में आता है, बसंत पंचमी भी आती है, और बसंत पंचमी से ही आम फूल लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो मार्च है उसको बसंत विषु कहा जाता है, और सितंबर जो है 23 सितंबर उसको शरद विषु कहा जाता है। और इसको 21 जून और 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। यह रहा हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।